नमस्कार साथियों। सीजीपीएससी के निशुल्क क्लासेस में आपका स्वागत है। सीजीपीएससी जो मेंस का हम लोग निशुल्क क्लासेस स्टार्ट किए हैं, उसमें हम लोग रसायन का चैप्टर दूसरा धातु वाले पोर्शन में पहुंचे थे, जिसमें हम लोग धातु का सांद्रण, निष्कर्षण, ठीक है, भर्जन, प्रगलन, इन सब चीजों को देख चुके थे। आज हम लोग जो सिलेबस में सीधा अपने को मिलता है, जैसे कि कॉपर का निष्कर्षण, ठीक है, और लोहे का निष्कर्षण, सीधा जो लंबे क्वेश्चन बन सकते हैं 10 नंबर में, 15 नंबर में, तो उनको आज हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कॉपर का धातु कर्म, ठीक है, मेटलर्जी ऑफ कॉपर। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कॉपर के अयस्कों के नाम लिखिए। 2 नंबर में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो पहले भी आपको जिक्र किया था कॉपर के अयस्क के नाम। सबसे पहले अपन इसमें लिख सकते हैं रूबी कॉपर। क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि कॉपर के अयस्कों के नाम लिखते हुए कॉपर के धातु कर्म को समझाइए करके, ठीक है। पहला होता है रूबी कॉपर, ठीक, ऐसे अयस्क का नाम लिख सकते हैं। दूसरा इसी से हम लोग आगे लेते हैं कॉपर ग्लांस, ठीक है। इसी में तीसरा हम लोग लिख सकते हैं कॉपर पैराइट, ठीक। आगे और इसमें लिख सकते हैं मेलेकाइट, और इसमें आगे लिख सकते हैं एजूराइट, ठीक है। इस तरीके से कॉपर का जो अयस्क है 2 नंबर में पूछ सकते हैं। सबसे पहले याद रखना रूबी कॉपर, कॉपर से ही आगे देख लेना कॉपर ग्लांस, ठीक है, Cu2O, Cu2S, कॉपर पैराइट, CuFeS2, इस तरीके से। तो पहला जो क्वेश्चन बनेगा कॉपर के अयस्क से, वो हम बना सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कॉपर का निष्कर्षण। देखो, अभी जो कॉपर का अयस्क बताया है, उसी में से किसी एक अयस्क को लेकर के अपने को कॉपर का निष्कर्षण करना है, ठीक है। तो कॉपर पैराइट, इसमें से कॉपर पैराइट को ले लेता है, जो हम लोग तीसरा नंबर का देखे थे। कॉपर पैराइट जो है कॉपर का प्रमुख अयस्क है। पैराइट अयस्कों से तांबे का निष्कर्षण, कॉपर का जो निष्कर्षण है निम्नलिखित पदों में किया जाता है, ठीक। निम्नलिखित पदों में संपन्न होगा। इन पदों को हम लोग बारी बारी से डील करेंगे, समझेंगे, ठीक है। पहला होता है सांद्रण, दूसरा होता है भर्जन, ठीक है, रोस्टिंग, तीसरा होता है प्रगलन, चौथा बेसेमरीकरण, और लास्ट में हम लोग उसको प्यूरिफिकेशन, शोधन करेंगे। तो पहला प्रोसेस पहुंचते हैं सांद्रण। इसको हम लोग पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं, ठीक है। तो सांद्रण कौन सा अयस्क ले रहे हैं हम लोग? कॉपर पैराइट। तो कॉपर पैराइट एक किस प्रकार का अयस्क है? सल्फाइड अयस्क है, ठीक है। कॉपर पैराइट कैसा अयस्क है? सल्फाइड अयस्क है। तो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, जब भी सल्फाइड अयस्क आता है तो उसके सांद्रण के हम लोग झाग उत्प्लावन विधि का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम लोग झाग उत्प्लावन विधि का प्रयोग करेंगे, अतः इसके सांद्रण हेतु झाग उत्प्लावन विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब इसमें विधि बताना है हल्का सा सब में, जिसमें कॉपर पैराइट को बारीक पीस कर, ठीक है, तारपीन का तेल और पानी के मिश्रण में डालकर तेज गति से वायु प्रवाहित करके खंगालते हैं, ठीक है, वायु प्रवाहित कर खंगालते हैं, जिससे जो अयस्क रहता है झाग के साथ ऊपर तैरने लगता है, ठीक है। और जो अशुद्धियां रहती है वो कहाँ पे एकत्रित हो जाती है? तली पे, नीचे पे एकत्रित हो जाती है। तो इस तरीके से सांद्रण आएगा जब भी, पहला जो प्रोसेस लिखना रहेगा अपने को सांद्रण, तो उसके बारे में आसानी से 3 से 4 पॉइंट लिख सकते हैं अपन, ठीक है। सल्फाइड अयस्क का बता दीजिएगा, सल्फाइड अयस्क है तो इसके लिए कौन सा विधि प्रयोग आएगा? झाग उत्प्लावन विधि प्रयोग में लाएंगे। फिर उसको विधि को सामान्यता बता देना है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं भर्जन, रोस्टिंग पे पहुंचते हैं। देखिए, सांद्रण हो चुका कॉपर के अयस्क का, अब उसका नाम क्या रहेगा? सांद्रित अयस्क, ठीक है। भर्जन में उसको किस नाम से पुकारेंगे? सांद्रित अयस्क के नाम से। तो यहाँ से शुरुआत करना है। सांद्रित अयस्क को परावर्तन भट्ठी में भर्जन, पिछले वीडियो में देखे थे, भर्जन में कौन सा भट्ठी यूज होता है? परावर्तन भट्ठी। सांद्रित अयस्कों को परावर्तन भट्ठी में ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, निम्न गलनांक पर गर्म किया जाता है, जिससे अयस्क क्या होता है? ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और जितने भी नमी और अशुद्धियां रहती हैं वो गैसीय अवस्था में कहा निकल जाती है? बाहर निकल जाती है, ठीक है। भर्जन में जब भी अयस्कों को गर्म करेंगे तो क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको ध्यान में रखिएगा। अयस्क जो है ऑक्साइड में परिवर्तित हो रहा है, नमी और अशुद्धियां गैसीय अवस्था में बाहर निकल रही है, और मुख्यतः कौन सा गैस निकल रहा है? तो SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये मुख्यतः निकलता है। तो जब भी भर्जन में इसमें लिखना रहेगा कॉपर के निष्कर्षण में, तो भर्जन में हम लोग 2 से 3 पॉइंट आराम से लिख सकते हैं, ठीक है, इजिली लिख सकते हैं आसानी से।
अगला समीकरण, इसी में अगर अपने को समीकरण देना है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है भर्जन, ठीक है, और इसमें एस का जो है ऑक्साइड में परिवर्तित होता है, तो Cu2O, और कौन सा गैस निकलता है मुख्यतः, SO2 गैस, ठीक है। एक और समीकरण दे सकते हैं इसमें, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, एस का किसमें बदल रहा है, ऑक्साइड में, और कौन सा गैस निकल रहा है मुख्यतः, SO2 गैस। समीकरण को बैलेंस करना है, ठीक है, तो याद रखिएगा 23-22। तो इस तरीके से भर्जन वाले पोर्शन में हम इतने बिंदुओं को लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बता दीजिएगा पहला पॉइंट, उसके बाद जो जो चेंजेस हो रहा है उसको समीकरण दे सकते हैं, ठीक। इस तरीके से हम लोग आगे आ जाते हैं। भर्जन के बाद प्रगलन, तो भर्जन के पश्चात प्राप्त अयस्क को, ठीक है, कोयला और गालक की उपस्थिति में, ये सब हम लोग पिछला वीडियो में पर्टिकुलर देख चुके हैं, अलग अलग वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ केवल एक रिवीजन के फॉर्म में ही हम लोग यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगला, भर्जन के पश्चात प्राप्त अयस्कों को कोक, कोयला और गालक की उपस्थिति में, कौन सा गालक ले रहे हैं मुख्यतः, अम्लीय गालक, ठीक है, SiO2 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, फेरस सिलिकेट धातु मल के रूप में प्राप्त होता है। जो भी अशुद्धियां रहती हैं, धातु मतलब जो अशुद्धियां रहती है, उसको गालक की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं, तो अपने को क्या मिल रहा है, धातु मल मिल रहा है, कौन सा, फेरस सिलिकेट के रूप में प्राप्त होती है, जिसे इस प्रक्रिया से पृथक कर लिया जाता है। इसके पहले भर्जन वाले में अपने को मिल रहा था ये FeO की अशुद्धि मिल रहा था, ऐसा अशुद्धि है जो ढीठ प्रकृति के होते हैं, इसीलिए इसको गलाने के लिए हम लोग गालक का प्रयोग करेंगे, ठीक है, SiO2। ये गालक है, कैसा गालक है, अम्लीय गालक, यहाँ पे लिखा हुआ है अम्लीय गालक की उपस्थिति में, ठीक है, SiO2 की उपस्थिति में गर्म करता है, तो क्या बनता है, धातु मल, फेरस सिलिकेट, इसी को बोलता है धातु मल, स्लैग, ठीक। इस तरीके से इसमें हम समीकरण दे सकते हैं, जैसा थ्योरी में लिखा है वैसा ही समीकरण है। भर्जन के पश्चात प्राप्त अयस्कों को कोक, कोयला और गालक की उपस्थिति में, अम्लीय गालक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिससे फेरस सिलिकेट धातु मल के रूप में प्राप्त होता है, जिसको इस प्रक्रिया से पृथक्कृत कर लेते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं बेसेमरीकरण। अब प्रगलन के पश्चात आ रहे हैं, प्रगलन वाले प्रोसेस के, तो लिखना, प्रगलन के पश्चात प्राप्त धातु में सल्फर की अशुद्धियां, ठीक है, उपस्थित होने के कारण क्षारीय बेसेमर विधि का प्रयोग किया जाता है। दो प्रकार के बेसेमर होते हैं, एक होता है क्षारीय और एक होता है अम्लीय, ठीक है, लेकिन इसमें सल्फर की अशुद्धि है, इस वजह से हम लोग क्षारीय बेसेमर विधि का प्रयोग कर रहे हैं। अब क्या होता है, इसमें विधि बता दीजिएगा। इसमें निचले सिरे से गर्म वायु प्रवाहित किया जाता है, जिससे अशुद्धियां क्या होती है, गैसीय अवस्था में बाहर निकल जाती है, और अपने को 98% शुद्ध कॉपर, शुद्ध तांबा प्राप्त होता है। गैसों के उत्सर्जन के कारण क्या होता है, उसकी सतह पर एक फफोले उत्पन्न होने लगते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फफोलेदार तांबा कहते हैं। अब इसमें अपने को समीकरण देना रहा तो दे सकते हैं। SO2 गैस इसमें बाहर निकल रहा है, ठीक है। इस तरीके से बेसेमरीकरण में हम लोग चित्र भी बना सकते हैं, डायग्राम जरूरी है, चित्र किस तरीके से बनाना है। इस तरीके से अपन चित्र भी बना सकते हैं। आपको इसका नोट जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसमें आपको चित्र भी स्पष्ट मिल जाएगा उसमें, ठीक है।
तो जब भी बेसमीकरण वाले पोर्शन में अपने को लिखना रहेगा, चित्र बना सकते हैं, समीकरण दे सकते हैं। ठीक, बेसमीकरण कंप्लीट होने के बाद हम लोग आ जाते हैं लास्ट पॉइंट, शोधन वाले पोर्शन पे। ठीक है, इसमें क्या होता है, कॉपर सल्फेट और H2SO4 के जली विलयन में, ठीक है, एक टब लेते हैं जिसमें कॉपर सल्फेट और क्या मिला रहता है, H2SO4 के जली विलयन में शुद्ध तांबे का कैथोड लेते हैं और अशुद्ध तांबे का क्या लिया जाता है, एनोड। और जब इसमें हम लोग विलयन में धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो जो शुद्ध धातु रहता है, शुद्ध कॉपर रहता है, वो एनोड में एकत्रित होने लगता है। क्लियर है? और जो अशुद्धियां रहती हैं वो एनोड पंख के रूप में एनोड के नीचे एकत्रित होने लगती है। इसी को हम लोग एनोड पंख के नाम से जानते हैं। इसको भी हम लोग सिंपल तरीके से चित्र के माध्यम से लिख सकते हैं। लिखना है कॉपर सल्फेट, विलयन किसका ले रहे हैं, कॉपर सल्फेट और H2SO4 का, CuSO4 और H2SO4। कॉपर सल्फेट और H2SO4 के जली विलयन में शुद्ध तांबे का कैथोड और अशुद्ध तांबे का एनोड लिया जाता है। और जब भी विलयन में धारा प्रवाहित करते हैं तो जो शुद्ध धातु है कैथोड की ओर और अशुद्धियां जो है एनोड पंख के रूप में एनोड के नीचे एकत्रित हो जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं एनोड पंख। इस प्रकार से जो लास्ट में शोधन के पश्चात अपने को 99.99% शुद्ध धातु प्राप्त होता है अपने को। तो इस प्रकार से कॉपर का जो निष्कर्षण है इन 5 प्रोसेस से पूरा हो जाता है, जिसमें पहला है सांद्रण, उसके बाद है निष्कर्षण, ठीक है, प्रगलन, बेसमीकरण और लास्ट में शोधन। अगला हम लोग आ जाते हैं आयरन का निष्कर्षण। अपने सिलेबस में 2 का निष्कर्षण दिया हुआ है, एक है कॉपर का और एक है आयरन का। अब शुरुआत करते हैं आयरन के निष्कर्षण। तो आयरन के निष्कर्षण में सबसे पहले क्वेश्चन पूछ सकता है 2 नंबर का, आयरन के अयस्कों के नाम लिखिए। तो इसमें लिख लेते हैं, पहला हेमेटाइट, दूसरा है मैग्नेटाइट, आयरन पैराइट जिसको हम लोग झूठा सोना के नाम से जानते हैं, एक होता है लिमोनाइट, एक होता है सीडेराइट। ठीक है, इस तरीके से 4 से 5 अपन लोहे के अयस्कों के नाम लिख सकते हैं। अब इसी में से एक अयस्क को लेना है और उसका निष्कर्षण को निम्नलिखित पदों में से गुजारना है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं लोहे के निष्कर्षण हेतु एक, उसी में से हेमेटाइट को ले लिए। हेमेटाइट प्रमुख अयस्क के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अयस्क का सबसे पहला निष्कर्षण का पहला प्रोसेस है अयस्क का सांद्रण। हेमेटाइट किस प्रकार के अयस्क है, एक ऑक्साइड अयस्क है। ठीक है, ऑक्साइड अयस्क है, पिछले वीडियो में देख चुके हैं। जब भी अयस्क की प्रकृति ऑक्साइड रहती है, ऑक्साइड या कार्बोनेट रहती है, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अतः इसके सांद्रण हेतु गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इसमें अयस्क को, इसमें विधि बता दीजिएगा। अयस्क को बारीक पीसकर पानी से भरे जार में तेज गति से वायु प्रवाहित कर खंगालते हैं। ठीक है, जिससे जो अयस्क के जो भारी कण होते हैं, पार्टिकल, हेवी पार्टिकल होते हैं, वो तली पर बैठ जाते हैं और जो अशुद्धियां रहती हैं वो ऊपर तैरने लगती है। इस तरीके से हम अशुद्धियों को अलग कर लेते हैं। तो सांद्रण जब भी आएगा तो उसके बारे में हम 3 से 4 पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं और चित्र भी बना सकते हैं। अगला सांद्रण के बाद हम लोग आते हैं भर्जन वाले प्रोसेस पे। सांद्रण के बाद आ रहा है, इसलिए अयस्क का नाम हो जाएगा सांद्रित अयस्क। ठीक है, तो यहीं से शुरुआत करना है। सांद्रित अयस्क को परावर्तन भट्टी में बताया था, भर्जन में कौन सा भट्टी का यूज होता है, परावर्तन भट्टी। तो सांद्रित अयस्क को परावर्तन भट्टी में ऑक्सीजन की उपस्थिति में निम्न गलनांक पर गर्म किया जाता है। ये भर्जन का परिभाषा है। ठीक है, जिससे क्या क्या चेंजेस होते हैं, अयस्क जो है ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और नमी तथा अशुद्धियां गैसीय अवस्था में बाहर निकलने लगती है। ठीक है, गैसीय अवस्था में बाहर निकलती है। मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है, तो SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इस तरीके से अपन लोहे का भर्जन में 3 से 4 पॉइंट लिख सकते हैं। आगे इसी में समीकरण देना है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, इसलिए ऑक्सीजन, और अयस्क इसमें क्या हो रहा है, ऑक्साइड में परिवर्तित हो रहा है, तो FeO, और कौन सी गैस निकल रहा है, मुख्यतः SO2 गैस। तो SO2 गैस। इस तरीके से समीकरण भी दे सकते हैं। अब इसको बैलेंस करना है, तो याद रखिएगा ये 23-22। तो इस तरीके से भर्जन वाला कंप्लीट होता है। उसके बाद आगे हम लोग आते हैं भर्जित अयस्क का प्रगलन।
तो वाक्य भट्टी में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को, ठीक है, ताप के अनुसार 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये जो प्रगलन है इसको हम लोग 3 भागों में विभाजित किया है टेम्परेचर के अनुसार। पहला होता है अपचयन क्षेत्र, दूसरा होता है धातुमल क्षेत्र और तीसरा होता है दहन क्षेत्र। ठीक है, इस प्रकार से 3 भाग में हम लोग डिवाइड कर लिए प्रगलन वाले पोर्शन को ताप के अनुसार। पहला देखते हैं अपचयन क्षेत्र। भर्जित अयस्क को वात्य भट्ठी में कोक और कोयला की उपस्थिति में, ठीक है, 400 से 900 सेल्सियस पर गर्म करता है, जिससे फेरस ऑक्साइड अपचयित होकर आयरन के रूप में Fe के रूप में प्राप्त होता है और CO2 गैस बाहर निकलता है। ठीक, इतना हम लोग अपचयन क्षेत्र में लिख सकते हैं इसका। ये ध्यान रखिएगा टेम्परेचर को 400 से 900, ठीक, टेम्परेचर है किसकी उपस्थिति में, कोक और कोयला की उपस्थिति में। ठीक, तो क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, अयस्क क्या है, Fe के रूप में प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ऑक्साइड फेरस ऑक्साइड अपचयित होकर आयरन के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। आगे हम लोग देखते हैं धातुमल क्षेत्र। सबसे पहले टेम्परेचर याद रखिएगा, इसका टेम्परेचर है 900 से 1200, पिछले वाले का था 400 से 900, इसका है 900 से 1200। अपचयन क्षेत्र से प्राप्त अयस्क में CaO की अशुद्धि रहती है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड की अशुद्धि रहती है। इसी को पृथक करने के लिए ढीन प्रकृति की अशुद्धि रहती है, इसलिए इसको पृथक करने के लिए हम लोग गालक का यूज करेंगे। तो CaO की अशुद्धि को पृथक करने के लिए गालक की उपस्थिति में 900 से 1200 सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, जिससे अशुद्धियां जो है पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होती है और धातुमल कैल्शियम सिलिकेट के रूप में अपने को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, समीकरण दे सकते हैं CaO, तो अपने को धातुमल क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, धातुमल क्षेत्र के बाद लास्ट जो क्षेत्र है दहन क्षेत्र। अब इसमें टेम्परेचर रहता है 1200 से 1600। धातु में उपस्थित अन्य अशुद्धि को पृथक्कृत करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1200 से 1600 अंश सेल्सियस पर गर्म करते हैं, जिससे अशुद्धियां रहती हैं वो गैसीय अवस्था में बाहर निकल जाती है। ठीक है, इस प्रकार शुद्ध लोहा अपने को प्राप्त हो जाता है और लोहा निष्कर्षण की जो पूरी प्रक्रिया है संपन्न हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से आज हम लोग लोहे के निष्कर्षण और कॉपर के निष्कर्षण को सीखा और किस तरीके से उसके बारे में पॉइंट लिख सकते हैं हमने जाना। ठीक है, धन्यवाद।